हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार रजक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है हरियाणा सर्कल का 2022 में जो एमटीएस पोस्टमैन या मेल गार्ड के लिए जो एग्जाम हुआ था, आज हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जानेंगे आज का पहला प्रश्न है आरडी खाता खोलने के लिए मूल्य वर्ग की राशि की अधिकतम सीमा क्या है। यानी कि आरडी खाते को अधिकतम कितने रुपए से खोला जा सकता है, यह प्रश्न पूछा गया है। तो आरडी खाते को अधिकतम के लिए उसकी कोई लिमिट नहीं है, न्यूनतम के लिए उसकी लिमिट है। न्यूनतम के लिए जो लिमिट है वो क्या है, न्यूनतम की जो लिमिट है वो है 100 रुपए, अधिकतम के लिए कोई लिमिट नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि कितने अधिकतम व्यक्तियों यानी कि वयस्कों को संयुक्त रूप से एक एमआईएस खोलने की अनुमति है। यानी कि एमआईएस का खाता एक सिंगल खोला जाता है और दूसरा खोला जाता है जॉइंट के रूप में। जॉइंट अकाउंट को कितने लोग मिलकर के, कितने वयस्क मिलकर के खुलवा सकते हैं, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो एमआईएस का जो जॉइंट अकाउंट है वो वयस्क 3 व्यक्ति मिलकर के खुलवा सकते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। एमआईएस के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, एमआईएस के अकाउंट को मिनिमम 1000 रुपए से खोला जा सकता है, 1000 के गुणक में खोला जा सकता है। इसके अलावा एमआईएस सिंगल यानी कि एक सिंगल अकाउंट एमआईएस का, उसके लिए अधिकतम लिमिट है 4.5 लाख रुपए की, और एमआईएस के जो जॉइंट अकाउंट है उसके लिए जो लिमिट है वो है 9 लाख रुपए की। इन सभी प्रश्नों को आप लोग ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरे प्रश्न में पूछा गया है कि डाकघर बचत खाते के संबंध में निम्नलिखित में से गलत विकल्प चिन्हित करें। एसवी खाते से संबंधित कौन सा ऑप्शन गलत है, यह आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए, खाता खोलते समय नामांकन अनिवार्य है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी, एक व्यक्ति द्वारा एकल खाते के रूप में केवल एक ही खाता खोला जा सकता है, बिल्कुल सही है। एक व्यक्ति एक ही सिंगल अकाउंट खोल सकता है, यह बात बिल्कुल सही है एसवी अकाउंट के रूप में। यानी कि एक व्यक्ति एक खाता एसवी खोल सकता है। आरडी खुलवा सकता है कितने भी, लेकिन एसवी अकाउंट एक ही खुलवाएगा। ऑप्शन नंबर सी, एकल को संयुक्त खाते में या इसके विपरीत में बदलने की अनुमति है। यानी कि आपके पास में सिंगल अकाउंट आप लोगों ने खुलवाया और आप लोग इसे ज्वाइंट करना चाहते हैं या ज्वाइंट अकाउंट खुलवाया है, तो इसे आप लोग सिंगल अकाउंट कन्वर्ट करवाना चाहते हैं, ये कन्वर्जन अलाउ नहीं है। यानी कि सिंगल को ज्वाइंट या ज्वाइंट को सिंगल अकाउंट नहीं किया जा सकता है। और आपसे ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है कि इसे कर सकते हैं, अलाउड है, तो यही आपका गलत है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। और ऑप्शन नंबर डी को भी आप लोग ध्यान रखें कि न्यूनतम कितने रुपए का, मिनिमम विड्रॉल कितने रुपए का ले सकते हैं आरडी में, तो वो है 50 रुपए का, कम से कम 50 रुपए का। यानी कि अगर किसी अकाउंट में आप लोग चाहें कि 40 रुपए विड्रॉल कर दिए जाए तो यह संभव नहीं है, कम से कम 50 रुपए आपको विड्रॉ करने ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 4, चौथा प्रश्न है भारतीय डाक भारतीय कॉरपोरेट और सरकारी संगठनों को के माध्यम से संभावित ग्राहकों तक पहुंचने में मदद करने के लिए एक अद्वितीय विज्ञापन अवधारणा प्रदान करता है। यह आपसे प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न आपसे यह पूछ रहा है कि इंडिया पोस्ट एक सर्विस देता है और उस सर्विस का नाम आपसे ऑप्शंस में पूछा गया कि वो कौन सी सर्विस है जो कि यूनिक एडवर्टीजमेंट देने में जो भारतीय कॉरपोरेट हैं या गवर्नमेंट की जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको मदद पहुंचाता है। तो मीडिया पोस्ट के माध्यम से भारतीय डाक विभाग इंडियन कॉरपोरेट या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को एडवर्टीजमेंट, यूनिक एडवर्टीजमेंट्स करने में हेल्प करता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, पांचवें प्रश्न में पूछा गया कि पैटर्न और नमूना पैकेट के लिए अधिकतम वजन सीमा क्या है। तो पैटर्न और नमूना पैकेट के लिए अधिकतम वजन सीमा है 2 किलोग्राम। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। प्रश्न आपसे यह भी पूछा गया कि बुक पैकेट का अधिकतम वजन कितना हो सकता है। तो बुक पैकेट का अधिकतम वजन 5 किलोग्राम हो सकता है, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 6, 6वें प्रश्न में पूछा गया सुकन्या समृद्धि खाता खोलने के लिए न्यूनतम राशि क्या है। तो सुकन्या समृद्धि अकाउंट को न्यूनतम 250 रुपए से और 50 के गुणक में खोला जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर।
ये प्रश्न हम लोग पीछे भी कर चुके हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट और ध्यान रखते हैं कि सुकन्या खाते को 250 रुपये से खोला जा सकता है, 50 रुपये के गुणक में खोल सकते हैं। एक वित्तीय वर्ष में 250 रुपये मिनिमम जमा करेंगे, अधिकतम 1,50,000 रुपये एक वित्तीय वर्ष में जमा कर सकते हैं। खाता खोलने से 15 साल तक आपको पैसा जमा करना होता है एसएसए में, और खाता खोलने से 21 साल बाद इससे हम लोग मैच्योरिटी पर पेमेंट ले सकते हैं, और खाता खोलने के 5 साल बाद इसे हम लोग प्री मैच्योर रूप से क्लोज करवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7वें प्रश्न में पूछा गया है, साझेदार देशों के बीच अंतरराष्ट्रीय प्रेषण सेवाओं के समन्वय के लिए अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली सॉफ्टवेयर किसने विकसित किया? यानी कि IFS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम, IFS का पूरा नाम है, ये आपको ध्यान रखना है, यहां से भी प्रश्न पूछा गया है। IFS का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम। और IFS क्या करता है? IFS का सिंपल ये है कि एक ये जो ग्रुप है, इसके बीच में जितने भी कंट्रीज हैं वो आपस में पैसा एक दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं। प्रश्न आपसे ये पूछा गया है कि IFS जो सॉफ्टवेयर है वो किसने डेवलप किया है? तो उसको डेवलप किया है UPU ने, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन ने। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, UPU ने इसको डेवलप किया है। UPU के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स प्रश्न में आपसे आज तक नहीं पूछा गया, लेकिन पूछा जा सकता है। UPU का मुख्यालय कहां स्थित है? UPU का मुख्यालय कहां स्थित है? आप लोग ध्यान रखें, बर्न में। बर्न कहां पर है? स्विट्जरलैंड में स्थित है UPU के मुख्यालय। UPU में कितने सदस्य देश हैं? 192 सदस्य देश हैं, इस बात का भी ध्यान रखें। स्थापना कब हुई थी? ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि UPU की स्थापना कब हुई थी। आप लोगों को इस प्रश्न का आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 8वें प्रश्न में पूछा गया है, डाक टिकट जमा खाते कहां खोले जाते हैं? फिलेटेलिक डिपॉजिट अकाउंट, जिसे शॉर्ट में PDA कहते हैं, ये कहां खोले जाते हैं? ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो PDA कहां खोले जाते हैं, या PDA की शुरुआत कब हुई, या PDA अकाउंट किसे कहते हैं? PDA के बारे में जो फुल इंफॉर्मेशन है आपको पता हुआ होनी चाहिए, यहां से भी प्रश्न पूछे गए हैं। PDA का पूरा नाम फिलेटेलिक डिपॉजिट अकाउंट होता है, आप लोग इस बात का ध्यान रखें। PDA अकाउंट दो तरीके के होते हैं। PDA अकाउंट दो तरीके के होते हैं, पहला है डोमेस्टिक यानी कि घरेलू, और दूसरा है फॉरेन यानी कि विदेशी। घरेलू जो PDA अकाउंट है वो मिनिमम 200 रुपए से खोला जा सकता है। डोमेस्टिक PDA अकाउंट को 200 रुपए से खोला जा सकता है मिनिमम, और फॉरेन का जो PDA अकाउंट है उसे मिनिमम 1000 रुपए से खोला जा सकता है। PDA फिलेटेलिक डिपॉजिट अकाउंट, PDA की जो शुरुआत है वो कब हुई थी, इस बात को भी आप लोग ध्यान रख लें। 1 अगस्त 1965 को PDA अकाउंट की शुरुआत हुई। और PDA अकाउंट कहां खोले जाते हैं? तो इसका आंसर है डाक टिकट ब्यूरो या फिलेटेलिक ब्यूरो में PDA अकाउंट खोले जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। आप लोग इस बात का भी ध्यान रखें, एक्स्ट्रा पॉइंट्स को भी साथ के साथ नोट करते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि स्मारक टिकट जारी किए जाते हैं, जैसा कि नाम से पता चलता है, यानी कि स्मारक टिकट जारी किए जाते हैं। स्मारक टिकट किसे कहते हैं? अब इसकी परिभाषा है आगे। परिभाषा है कि महत्वपूर्ण घटनाओं, विभिन्न क्षेत्रों में प्रमुख हस्तियों आदि की स्मृति में स्मारक टिकट जारी किए जाते हैं, ये इसकी परिभाषा है। प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है? प्रश्न में आपसे पूछा गया ये कितनी मात्रा में मुद्रित होते हैं? इन व्हाट क्वांटिटीज दे आर प्रिंटेड। तो स्मारक स्टैंप्स ज्यादातर मोस्टली केसेस में लिमिटेड क्वांटिटीज में, सीमित क्वांटिटीज में ही इनको प्रिंट किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10वें प्रश्न में पूछा गया है कि एक खाता बैग का उपयोग और उसके प्रधान कार्यालय के बीच नगद बैग और लेखों, दस्तावेजों आदि को प्रधान कार्यालय से इसके में से एक में इसके विपरीत खातों के जुड़े रखने के लिए किया जाता है। प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहा है? प्रश्न में आपसे पूछ रहा है कि जो अकाउंट बैग है वो किन किन के बीच में इस्तेमाल होता है? तो अकाउंट बैग एसओ और उसकी जो हेड ऑफिस लगती है, इनके बीच में आदान प्रदान होता है। जो अकाउंट बैग है उसमें क्या जाता है? अकाउंट बैग में कैश जाता है, अन्य जो इंपोर्टेंट आर्टिकल्स है वो जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स जाते हैं। और एचओ से भी एसओ के लिए जो अकाउंट्स आते हैं
उनमें क्या होता है, उनमें एसओ स्लिप होती है और अदर डॉक्यूमेंट्स होते हैं। यानी कि जो अकाउंट्स बैग है वो एचओ से एसओ भी जा सकते हैं और एसओ से एचओ भी जा सकते हैं। तो एचओ आपको यहाँ पर दिया हुआ है, हेड ऑफिस आपको दिया हुआ है, हेड ऑफिस यहाँ पर दिया हुआ है और हेड ऑफिस यहाँ दिया हुआ है। यानी कि इस ऑप्शन की बात करें या इस फिल इन द ब्लैंक्स की बात करें, दोनों में एसओ आएगा, सब पोस्ट ऑफिस आएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 11वें प्रश्न में पूछा गया है, एक एयर मेल बैग, क्या है, एयर मेल का बैग है, एयर मेल बैग है या एयर टीवी है, इसका अधिकतम वजन कितना हो सकता है, यह पूछा गया है। एयर मेल बैग की बात करें या एयर टीवी की बात करें, इसका अधिकतम वजन 30 किलोग्राम हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया पीएसओ क्या है, पीएसओ का पूरा नाम क्या है, तो पीएसओ का पूरा नाम है प्रेस सॉर्टिंग ऑफिस। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर, पीएसओ का पूरा नाम है प्रेस सॉर्टिंग ऑफिस। क्वेश्चन नंबर 13वें प्रश्न में पूछा गया कि जब एक बीमित लेटर बैग को नियत बैग के रूप में निर्धारित किया जाता है तो वह होना चाहिए। यानी कि एक इंश्योर्ड लेटर बैग है, जब भी उसे ड्यू बैग की तरह भेजा जाता है तो इसे कैसे भेजते हैं, तो इसमें पंजीकृत सूची में उपयुक्त टिप्पणी के साथ पंजीकृत बैग के अंदर भेजा जाता है। कि यानी कि जो रजिस्टर्ड बैग है इसी के अंदर इंश्योर्ड लेटर बैग को भेजा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14वें प्रश्न में पूछा गया कि यूनिट बैग ऑफिस अपनी दैनिक बैग बैलेंस रिपोर्ट किसको भेजते हैं। सबसे पहले जाने आप लोग, ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, आप लोग ये सारी चीजें पढ़ के नहीं जाते हो, आपसे ऑप्शन एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है और आप लोग इसका टिक नहीं करते हो सही आंसर, तो आपके नंबर भी करते हैं। ऐसे जो क्वेश्चंस हैं वो कहां से मिलेंगे आपको, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर से ही मिलते हैं। इसलिए आप लोगों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2 से 3 साल के आप लोग पीवाईक्यू जरूर करें। अब बात करें यूनिट बैग ऑफिस की। यूनिट बैग ऑफिस अपना जो डेली बैलेंस रिपोर्ट है, डेली बैग का जो बैलेंस रिपोर्ट है वो डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस को भेजता है। डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस अपना जो बैग बैलेंस रिपोर्ट है वो किसको भेजती है, वो भेजती है सर्किल के बैग ऑफिस को। सर्किल का जो बैग ऑफिस है, सर्किल बैग ऑफिस वो अपना बैग बैलेंस रिपोर्ट किसे भेजती है, सेंट्रल बैग ऑफिस को। अब आप लोग ध्यान रखें कैसे कि यूनिट बैग ऑफिस अपना बैग बैलेंस रिपोर्ट किसको भेजेगी, डीबीओ को, यानी कि डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस को। डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस किसको भेजेगी, सर्किल बैग ऑफिस को। और सर्किल बैग ऑफिस किसको भेजेगी, सेंट्रल बैग ऑफिस को। आप लोग ध्यान रखें एक और इंपॉर्टेंट चीज, और इस बात को आप लोग नोट डाउन कर लें, यूनिट बैग ऑफिस जब भी अपना बैग बैलेंस रिपोर्ट भेजती है तो वो डेली भेजती है, प्रतिदिन भेजती है। कहां पर भेजती है, डीबीओ को अपना बैग बैलेंस रिपोर्ट। और जो डीबीओ है वो सर्किल के लिए बैग बैलेंस की रिपोर्ट भेजेगी, वो कैसे भेजेगी, वीकली भेजेगी, यानी कि सप्ताह में भेजेगी, पहले दिन फिर सप्ताह। अब सेंट्रल बैग ऑफिस है, सर्किल बैग ऑफिस है, वो सेंट्रल बैग ऑफिस के लिए, यानी कि जो सर्किल बैग ऑफिस है वो सेंट्रल बैग ऑफिस के लिए जो अपना बैग बैलेंस रिपोर्ट है वो कब भेजेगी, वो भेजेगी इसको मंथली। तो आप लोग इनका ध्यान रखें कि यूनिट बैग ऑफिस डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस को अपनी जो बैग की बैलेंस रिपोर्ट है वो डेली भेजती है। डीबीओ अपनी सर्किल बैग ऑफिस के लिए जो बैग बैलेंस की रिपोर्ट है वो वीकली भेजेगी, यानी कि साप्ताहिक भेजेगी। और सर्किल की जो बैग ऑफिस है वो सेंट्रल के बैग ऑफिस के लिए जो अपनी बैग बैलेंस रिपोर्ट है वो मंथली भेजती है, मासिक भेजती है। यहां से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, अगर इतना पूछा गया है तो यह भी पूछा जा सकता है, आप लोग इसका भी ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 15 प्रश्न में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन गलत है। ऑप्शन नंबर 1 में है कि द टर्म बीट, यानी कि जो बीट शब्द है आरएमएस सेक्शन के संबंध में इस्तेमाल किए जाने वाले बीट शब्द का मतलब रेलवे लाइन का वह हिस्सा है जिस पर सेक्शन काम नहीं करता है। तो यहां पर क्या दिया है कि सेक्शन काम नहीं करता, ये गलत है। बीट का मतलब क्या है, बीट का मतलब यह है कि जहां सेक्शन काम करता है वो उसकी बीट है। ऑप्शन नंबर ए गलत है। इस प्रश्न के लिए सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट में कैंप करस्पॉन्डेंस यानी कि शिविर पत्राचार की परिभाषा है, आप लोग याद कर लेंगे। और उसके बाद में लेट लेटर्स की परिभाषा है, उसे भी आप लोग याद कर लेंगे। उसके बाद है मिसेंट आर्टिकल्स की परिभाषा है, आप लोग इसको भी याद कर लेंगे। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप लोग इन परिभाषाओं को याद कर सकते हैं।
इसमें सोचने समझने और समझाने वाली भी कोई बात नहीं है, आपको डेफिनेशंस को याद करना ही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया विच फैक्ट इज इनकरेक्ट अबाउट कैशबैक। कैशबैक के बारे में कौन सा तथ्य गलत है। ऑप्शन नंबर 1 में है कि डाकघरों के बीच नकदी के प्रेषण को संलग्न करने के लिए कैशबैक का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी, कैशबैक नियत बैग है, बिल्कुल गलत है। कैशबैक नियत बैग नहीं है। कैशबैक क्या है? कैशबैक एक नॉट आ ड्यू बैग है। कैशबैक क्या है? नॉट आ ड्यू बैग है, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। और नॉट आ ड्यू बैग क्या होते हैं, ड्यू बैग क्या होते हैं, इन सारी चीजों को आप लोग पहले ही कर चुके हैं, इसलिए आप लोग इस ऐसी जो क्वेश्चंस हैं जो रिपीट हो रहे हैं इसका आप लोग विशेष तौर से ध्यान रखेंगे कि जो कैश बैग है, जो आपका कैश बैग है वो नॉट आ ड्यू बैग है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 17वें प्रश्न में पूछा गया कि एक डाकघर जो लेन देन का करेगा जो इस संबंध में महानिदेशक द्वारा अधिकृत किया गया है और रविवार और छुट्टियों पर भी खुला रहता है, इसे क्या कहते हैं। सिंपली आपसे क्या पूछा जा रहा है कि एक पोस्ट ऑफिस जो कि ट्रांजैक्शन करता है उन ट्रांजैक्शंस को, यानी कि एक पोस्ट ऑफिस है वो कौन से ट्रांजैक्शंस करता है, वो उन ट्रांजैक्शंस को करता है जो डायरेक्टर जनरल, जो डाक विभाग के डायरेक्टर जनरल हैं, डीजी पोस्ट हैं, उनके द्वारा बताए गए जो कार्य हैं उनको करता है सिर्फ और सिर्फ। और वो पोस्ट ऑफिस संडे को भी खुली रहती है और पोस्ट ऑफिस के हॉलीडेज को खुली रहती है, उन्हें क्या कहते हैं। तो आपका प्रश्न का जो आंसर है वो यहीं से आ जाएगा कि ऐसी पोस्ट ऑफिस जो कि संडे के दिन भी खुलती हैं, यानी कि रविवार के दिन भी खुलती हैं, पोस्ट ऑफिस की छुट्टियों के दिन खुलती हैं, राष्ट्रीय छुट्टियों के दिन खुलती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं नाइट पोस्ट ऑफिस। और उनमें वही कार्य किए जाते हैं जो डीजी पोस्ट के द्वारा चिन्हित किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। एक्स्ट्रा पॉइंट नाइट पोस्ट ऑफिस के बारे में, नाइट पोस्ट ऑफिस के समय का निर्धारण कौन करता है, समय का निर्धारण करेंगे हेड ऑफ द सर्कल यानी कि सीपीएमजी। समय में बढ़ोतरी की बात आएगी तो कौन करेगा, समय में बढ़ोतरी की जाएगी डीजी यानी कि महानिदेशक डाक विभाग वाले। और समय को कब तक बढ़ाया जा सकता है, तो रात 8:30 बजे तक इसके समय को बढ़ाया जा सकता है। बढ़े हुए समय में कौन से काम किए जाते हैं, जो डीजी पोस्ट के द्वारा बताए जाते हैं वो सारे कार्य किए जाते हैं। कौन से कार्य नहीं किए जाते हैं, तो डाक के वितरण संबंधी कार्य नहीं किए जाते हैं। पोस्ट ऑफिस के सेविंग बैंक यानी कि जमा और निकासी से संबंधित जो कार्य हैं वो नहीं किए जाते हैं। इन सारे प्रश्नों का भी आप लोग ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18वें प्रश्न में पूछे गए पोस्ट बॉक्स कुछ डाकघरों में किराए पर उपलब्ध हैं, जैसा कि कुछ शर्तों के तहत के द्वारा इस संबंध में निर्धारित किया जाता है। पोस्ट बॉक्स की सुविधा किस ऑफिस में होगी, किस में नहीं होगी, ये निर्धारण करने का जो काम है वो किसका है, हेड ऑफ द सर्कल का है, यानी कि सीपीएमजी का है। वो चुनिंदा डाकघरों में ही पोस्ट बॉक्स की सुविधा उपलब्ध करवाते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19वें प्रश्न में पूछा गया है कि सेवा डाक टिकटों का उपयोग करने के लिए अधिकृत सरकारी अधिकारी के अलावा अन्य द्वारा पोस्ट किए जाने पर क्या लिखा हुआ होना चाहिए। तो जो लोग सेवा डाक टिकटों का इस्तेमाल करते हैं, सेवा डाक टिकटों का जो लोग इस्तेमाल करते हैं वो लोग सरकारी अधिकारी हो सकते हैं या अन्य लोग प्राइवेट या अन्य कोई प्रतिष्ठित इंसान हो सकता है जो कि ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल्स को भेजते हैं। प्रश्न में यह पूछा गया है कि सरकारी अधिकारियों के अलावा जो अन्य लोग ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल को पोस्ट करते हैं तो उस समय कौन सा लेख लिखते हैं, यानी कि वो कौन सी हेडिंग लिखते हैं, तो वो लिखते हैं ऑन सर्विस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। जब सरकारी अधिकारी ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल को पोस्ट करेंगे, सरकारी अधिकारी करेगा तो वो ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस OIGS वर्ड का इस्तेमाल करता है। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया प्रेषक के पते को में नोट करना वांछनीय है, यानी कि इट इज डिजायरेबल टू नोट द सेंडर्स एड्रेस प्रेफरेबल इन द, यानी कि जो प्रेषक है, जो भेजने वाला व्यक्ति है, उसका पता कहां पर होता है, उसका पता होता है जिस तरह पता लिखा हुआ है उसका जो लेफ्ट हैंड साइड का जो नीचे वाला कॉर्नर है, यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड का जो नीचे वाला कॉर्नर है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 में डाक लेख पर कहीं भी, ऑप्शन नंबर 1 गलत है। ऑप्शन नंबर बी है कि पता की ओर निचले बाएं हाथ के कोने पर, लोअर लेफ्ट हैंड कॉर्नर ऑफ द एड्रेस साइड। ऑप्शन नंबर बी सही होगा इस प्रश्न के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21वें प्रश्न में पूछा गया है कि सार्वजनिक व्यवसाय के घंटे के संबंध में निर्धारित करता है द पब्लिक आवर्स आर फिक्स्ड विद रिगार्ड्स ऑफ,
पब्लिक के जो बिजनेस आवर्स हैं यानी कि जो कामकाज के घंटे हैं वो कैसे निर्धारित किए जाते हैं, वो स्थानीय सुविधाओं को देखते हुए डाक के आने और जाने यानी कि अराइवल और डिपार्चर का जो टाइमिंग है उसके हिसाब से किसी भी पोस्ट ऑफिस के बिजनेस आवर्स को फिक्स किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर पूर्व डाक परिमंडल के अंतर्गत नहीं आता है। तो जो नॉर्थ ईस्ट सर्किल है उसमें टोटल 6 राज्य आते हैं इस नॉर्थ ईस्ट सर्कल में। नॉर्थ ईस्ट सर्कल में टोटल 6 राज्य आते हैं, उनका आप लोगों को ध्यान रखना है। उनमें से अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा है, असम नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 प्रश्न पूछा गया निम्नलिखित में से कौन गलत है। ऑप्शन नंबर 1 में है कि अन्य अपंजीकृत मेल पर प्रेषण में आदित्य डाक लेखों को अधिक सुरक्षा प्रदान की जाती है, यानी कि जो अनपेड पोस्टल आर्टिकल्स होते हैं उनको जब ट्रांसमिशन किया जाता है तो उनको अनरजिस्टर्ड मेल्स के ऊपर अधिक सुरक्षा दी जाती है, यही गलत है। ऑप्शन नंबर ए गलत है। ऑप्शन नंबर बी में है कि सभी पूरी तरीके से प्रीपेड डाक लेख यथासंभव शीघ्रता से वितरित किए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। जो आर्टिकल फुली प्रीपेड यानी कि जिसका भुगतान पूरा हो चुका है कोशिश करता है डाकघर के इसका जो वितरण है वो शीघ्रता से हो, यानी कि जल्दी से जल्दी इसका वितरण किया जा सके। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी में क्या है, आदित्य डाक लेख पर लगाने के उद्देश्य से कर लगाने के उद्देश्य से निरोध के लिए उत्तरदायी है, यानी कि ऐसे आर्टिकल जिन पर कुछ पेमेंट्स बकाया है, अनपेड पोस्टल आर्टिकल्स हैं, उन पर टैक्स लगाने के उद्देश्य से उनको पोस्ट ऑफिस में रोका जा सकता है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी में है कि केवल पंजीकृत मेल के लिए विशेष डिलीवरी के साथ अवैतनिक डाक लेख जारी नहीं किए जाते हैं, यानी कि जो अनपेड पोस्टल आर्टिकल्स हैं उनको स्पेशल जो डिलीवरी लिस्ट है उसके साथ में नहीं भेजा जाता है, बिल्कुल सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी सी डी सही है, ऑप्शन नंबर ए गलत है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 प्रश्न में पूछा गया है कि जब किसी पार्सल पैकेट या पत्र की सुरक्षा के लिए मोम के कपड़े का उपयोग किया जाता है तो उसे के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जब भी आप लोग वैक्स क्लॉथ को यूज करते हैं पार्सल पैकेट या लेटर की सुरक्षा के लिए तो इसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है, तो इसे इनसाइड कवर की तरह यूज किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25वें प्रश्न में पूछा गया निम्नलिखित में से क्या पोस्ट ऑफिस काउंटर पर प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं है, यानी कि पोस्ट ऑफिस के काउंटर पर कौन सी ऐसी आर्टिकल्स हैं जिन्हें पोस्ट नहीं कर सकते या उनको प्रस्तुत करना कंपलसरी नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए पंजीकृत होने के लिए आश्रित पत्र या अन्य लेख, यानी कि ऐसे आर्टिकल जिनका पंजीकरण होना है तो उनको 100% पोस्ट ऑफिस के काउंटर पर देना ही होगा। ऑप्शन नंबर बी में है अपर्याप्त डाक भुगतान किए हुए पत्र या अन्य लेख, यानी कि ऐसे आर्टिकल जो कि आधे अधूरे भुगतान वाले हैं उन्हें पोस्ट ऑफिस के काउंटर पर नहीं दे सकते, हैं। ऑप्शन नंबर सी में बीमा किए जाने के लिए आयसित पत्र या अन्य लेख, यानी कि ऐसे आर्टिकल जिनका इंश्योरेंस होना है उनको 100% पोस्ट ऑफिस के काउंटर पर देना होता है। और ऑप्शन नंबर डी में मूल्य देय के रूप में भेजे जाने वाले लेख, यानी कि बीपी आर्टिकल्स को भी पोस्ट ऑफिस के काउंटर पर देना होगा, लेकिन ऐसे लेटर्स जिनका पेमेंट्स आधा अधूरा है उन्हें पोस्ट ऑफिस के काउंटर पर नहीं दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 26वें प्रश्न में पूछा गया है यदि पोस्टिंग कार्यालय में अनियमितता पाई जाती है तो पिन से बनी वस्तु से कैसे निपटें, यानी कि अगर किसी आर्टिकल पर पिन लगे हुए हैं, पिन से बना हुआ है, हाउ टू डील विद आर्टिकल फास्टेंड विद द पिन्स इफ द इरेगुलरिटी इज डिटेक्टेड एट द ऑफिस ऑफ पोस्टिंग, यानी कि आपको जहां पर इस आर्टिकल को पोस्ट किया जा रहा है तभी आप लोगों ने देख लिया कि इस पर पिन लगी हुई है, तो ऐसे आर्टिकल को एक बार प्रेषक के लिए लौटाया जाता है। एक बार किसके लिए लौटाया जाएगा, रिटर्न टू द सेंडर किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 प्रश्न पूछा गया स्पीड पोस्ट पार्सल बुक करने के लिए अधिकतम वजन सीमा क्या है। तो स्पीड पोस्ट का पार्सल हो या आर्टिकल हो, स्पीड पोस्ट का पार्सल हो या आर्टिकल हो, दोनों के लिए जो वेट लिमिट है वो एक ही है, वो क्या है, अधिकतम वजन सीमा है 35 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 प्रश्न पूछा गया सीओडी का विस्तारित रूप क्या है। सीओडी का पूरा नाम है कैश ऑन डिलीवरी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 प्रश्न पूछा गया कि जॉइंट लाइफ एश्योरेंस
आरपीएलआई पॉलिसी के तहत प्रवेश के समय जीवन साथी की उम्र कम से कम कितनी होनी चाहिए? यानी कि जो लोग जॉइंट लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, जॉइंट लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, पहला तो क्वेश्चन में आप लोग ये थोड़ा सा चेंज कर लें कि जो जॉइंट लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी है JLA है, वो आरपीएलआई में नहीं, सिर्फ और सिर्फ पीएलआई पॉलिसी के अंडर में आती है। आप लोग सबसे पहले ये चेंज कर लें। JLA जॉइंट लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी होती है, उसमें जो कपल्स होते हैं, कपल्स से मतलब पति पत्नी की जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं। यानी कि पति अगर पीएलआई के लिए एलिजिबल है तो वो अपनी पत्नी के साथ में जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस ले सकता है, पत्नी एलिजिबल है तो वो अपने पति के साथ में जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकता है। जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस जब भी पॉलिसी लेते हैं तो उसके लिए जो मिनिमम टर्म है वो है 5 वर्ष और अधिकतम टर्म है वो है 20 वर्ष। अधिकतम मिनिमम आयु की बात करें तो वो है 21 वर्ष और मैक्सिमम आयु की बात करें तो वो है 45 वर्ष। आपसे प्रश्न में क्या पूछा गया? प्रश्न में पूछा गया मिनिमम एज क्या होगी? मिनिमम एज है 21 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 30वें प्रश्न में पूछा गया आयु के गैर मानक प्रमाण के साथ 25,000 रुपए या बीमित राशि से अधिक मूल्य की आरपीएलआई पॉलिसियों को लेने वाला कोई भी व्यक्ति उम्र में इससे अधिक नहीं होगा। सिंपली इसमें यह पूछा जा रहा है कि आप लोग आरपीएलआई पॉलिसी लेना चाहते हैं, 25,000 रुपए से ज्यादा की लेना चाहते हैं, 25,000 रुपए से ज्यादा की लेना चाहते हैं, सम एश्योर्ड आपका 25,000 से ज्यादा है और आप लोग एज का जो प्रूफ है वो नॉन स्टैंडर्ड प्रूफ दे रहे हैं, यानी कि पैन कार्ड वगैरह नहीं दे रहे हैं या डेट ऑफ बर्थ के लिए आप लोग अपनी 10th की मार्कशीट नहीं दे रहे हैं, नॉन स्टैंडर्ड प्रूफ ऑफ एज दे रहे हैं। और पीएलआई पॉलिसी, आरपीएलआई पॉलिसी आपको कितने की लेनी है? 25,000 से ज्यादा की लेनी है। तो उस समय जो उस व्यक्ति की जो एज है वो अधिकतम कितनी हो सकती है? उसकी अधिकतम एज 35 वर्ष हो सकती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। और इसी के साथ इस वीडियो को करता हूं मैं एंड। ये है अंत इस वीडियो का। धन्यवाद।